अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ान साथी और बेहतरीन बहनों और माओं और बच्चियों, एक सिलसिला था जो डॉक्टर मुश्ताक साहब ने शुरू किया था आज से 3 संडे पहले, 3 संडे कबल। ऑनलाइन एजुकेशन और एजुकेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। लेकिन उसके बीच में एक बहुत ही दर्दनाक ट्रेजेडी अफरोज चीज आई। तो क्या हम उससे कोई लेसन्स को डिराइव करके हमारे जो अटेम्प्ट्स हैं, हमारे जो एफर्ट्स हैं, हम उनमें कोई तेजी पैदा कर सकते हैं? क्या हम इतिहास से कोई पैटर्न समझ कर अपनी कौम के लिए लगा सकते हैं? बात उस तरफ मुड़ गई। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ MFERD का, डॉक्टर मुश्ताक साहब का जो इतने पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जफर भाई का कि उन्होंने मुझे पूरा लैटिट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस दिया ताकि मैं एक पूरा एजुकेशन का खाका आपके सामने पेश कर सकूं। पिछले संडे आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखे, उसमें से एक कमेंट ये था कि तयशुदा वक्त में ये बात खत्म नहीं हो पाई, थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग गया। उसके लिए माजरत के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, जो सदियों की जिसको कहना चाहिए नातालीमी है, सदियों की लिटरेसी है, उसके सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उसके सॉल्यूशंस को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में समझें। पिछले संडे हमने उसी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे बात की। आज हम देखेंगे वो सॉल्यूशंस क्या है, और एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल और एज अ स्टूडेंट जो लोग यहाँ बैठे हैं, वो अपनी जिंदगी में कौन से चेंजेस ला सकते हैं। तो मैं बात शुरू करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की एक बहुत बेहतरीन बात से। मैं बात शुरू करता हूँ वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड लीडर की, जिन्होंने अश्वेतों को, जिन्होंने काले रंग वालों को मॉडर्न जमाने में उनके हुकूक दिलाए। मैं कैटेगोरिकली बहुत क्लियर बोल रहा हूँ कि मॉडर्न जमाने में हुकूक दिलाए, क्योंकि मिडिएवल टाइम्स में ये हुकूक सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने दिलाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस कदर दिलाया था कि एक स्लेव थे जो कि हमारे दिलों की ठंडक है, जिनका नाम लेना अल्लाह की इबादत है। ऐसे हमारे जो वो थे हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको ये हुकूक मिला इस्लाम में कि काबे की छत पे, जो सबसे मुकद्दस जगह है पूरे आलम इस्लाम के लिए, उन्हें अजान देने का मौका मिला। ये हुकूक, ये बराबरी से थोड़ा ज्यादा अश्वेतों को सबसे पहले, कालों को सबसे पहले पूरी दुनिया में, तमाम आलम दुनिया में इस्लाम ने दिलाया था। लेकिन मॉडर्न जमाने में एक बहुत पढ़े लिखे इंसान ने अपने कंधे पर पैर रखकर अपनी पूरी कौम की जिंदगी बदलवा दी। हम उस पढ़े लिखे इंसान को कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग की हिस्ट्री एक बहुत इंस्पिरेशन वाली हिस्ट्री है। मॉडर्न जमाने में हमारे सॉल्यूशंस को बहुत हद तक समझाती है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। उनसे किसी ने पूछा था कि एजुकेशन की डेफिनेशन और पर्पस क्या है, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी, that the purpose of education is to educate each one of us to think critically and think intensively. To think critically, to think intensively. रटने का नाम एजुकेशन नहीं है। आंसर्स की उल्टियां करके आना आंसर शीट में, उसे एजुकेशन नहीं कहते। एजुकेशन सोचने का तरीका सिखाने का नाम है। हमारे आसपास जो हो रहा है, जो इतिहास में हो चुका, जो रिलीजियस किताबों में लिखा है, क्या हम उन 3 चीजों को एक साथ ला सकते हैं? And can we think critically and can we think intensively? क्योंकि जब तक रिलीजन, रहमदिली, जब तक इंसानियत मॉडर्न जमाने के एजुकेशन के साथ नहीं मिलती, तब तक एजुकेशन का पर्पस पूरा नहीं होता। ये पहला सबक है आज, और आज की क्लास सबक से भरी हुई है। अगर आपके पास पेन और कागज है तो उठा लीजिए और लिखिए उस भविष्य को जो आपको अपने स्टूडेंट्स को देना चाहिए। कैरेक्टर प्लस इंटेलिजेंस। जब तक कैरेक्टर नहीं, वो इंटेलिजेंस किसी काम का नहीं। उसका उलट इंटेलिजेंस हमें दुनिया का सबसे खराब आदमी बनाता है अगर उसमें कैरेक्टर नहीं, और कैरेक्टर हार्ट से आता है, इंटेलिजेंस दिमाग से आता है।
दोनों एजुकेशन की जरूरत है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं दिमाग की तालीम जितनी जरूरी है उतना दिल की तालीम जरूरी है, क्योंकि अगर दिल मर गया तो वो होगा जो पैलेस्तीन के बेगुनाह, पैलेस्तीन के बहुत ही बेसहारा लोगों के साथ हो रहा है। और वो कौन कर रहा है? दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट कौम कर रही है, जिसे हम इजराइल कहते हैं। इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर, इसके बिना दुनिया आगे नहीं जा सकती। मैं उनकी पेपर में से कुछ निकाल कर लाया हूं, ज्यूस के पेपर में से, इजराइल के पेपर में से। आप इसमें से एक भी वर्ड अगर गूगल में टाइप करेंगे तो ये पूरा पेपर खुल जाएगा। इजराइल की एक लीडिंग स्कॉलर ने लिखा, उसका नाम है जीवस टर्नोहेल। वो लिखते हैं कि हम बेशरम हो गए हैं बिल्कुल टू स्पीक ऑफ वार। हम खुले तौर पर वार की बात करते हैं, हम अपनी हिंसा को जस्टिफाई करते हैं, हम कॉलोनियल पुलिसिंग कर रही हैं, जैसे व्हाइट पुलिस ने कभी साउथ अफ्रीका के गरीब नेबरहुड्स में अश्वेतों को बांधकर उन पर जुल्म और ज्यादतियां की थी। उसी तरह आज हम पैलेस्तीन पर जुल्म और ज्यादतियां कर रहे हैं। लिखने वाला एक इजरायली है, उसका दिल जिंदा है। और इजराइल के बारे में भी ये जनरल ओपिनियन बनाना कि सारे ज्यूज वैसे हैं, बिल्कुल गलत है। आज मैं दिखाऊंगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनका इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर दोनों जिंदा है। तो वो कहते हैं कि जो कालों के साथ साउथ अफ्रीका में हुआ, हम उससे बदतर काम कर रहे हैं। बराक शेरॉन नाम के हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी और वो सुनने लायक है। वो कहते हैं एक नया पैटर्न है जो इन पढ़े लिखे दिमाग जिंदा दिल मुर्दा लोगों ने बनाया है, और वो ये है कि डेलिब्रेटली प्रोवोक करो, किसी को उकसाओ, डेलिब्रेट प्रोवोकेशन, और जब वो रेजिस्ट करे, अपने आत्मसम्मान के चलते खड़े हो, रिएक्शन दे, तो उसके रिटेलिएशन को लेकर पूरी पॉपुलेशन को पनिश करे। और मीडिया को ऐसे माइक्रो मैनेज करे कि जो काम आप कर रहे हैं वो ना दिखाई दे, और सिर्फ वो दिखाई दे कि वो लोगों ने रिटेलिएट किया इसलिए हमें जवाब देना पड़ा। ये पैटर्न है जो ज्यूस के न्यूज़पेपर में आज उनको सुनाता हुआ आया है। इसका मतलब है, आप समझिए, प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका। वहां जो पढ़ी लिखी कौम अपने लोगों को बता रही है जिनके दिल मुर्दा हो गए हैं, उन्हें जिंदा करने के लिए ताकीद कर रही है। और यहाँ उम्मत मुस्लिमा अपने नबी की मानने वाली जो कौम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यहाँ बैठकर अपने लोगों को ये समझा रही है कि हमारे दिल जिंदा है पर दिमाग मुर्दा हो गए। सिर्फ जिंदा दिल भी किसी काम का नहीं है, उसके साथ दिमाग का जिंदा होना और पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है। वो कौम आज सवेरे के अखबारों में ये लिख रही है कि हमारा दिमाग जिंदा है, दिल मुर्दा हो चुका। और ये कौम सवेरे 6 बजे फजर पढ़कर ये बात कर रही है कि हमारा दिल अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, लेकिन दिमाग मॉडर्न जमाने के एतबार से मुर्दा हो गया। ये है पहला सॉल्यूशन, दिल का जिंदा होना और दिमाग का मॉडर्न जमाने के एतबार से जिंदा होना, ये दोनों जरूरी है। इजराइल भी आगे अपने अखबारों में लिखते हैं, वो लिखते हैं, और दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है हारेट्स, इजराइल का हारेट्स, और फ्रेंच का एक पेपर है ली मोंडे डिप्लोमेटिक। उसमें लिखते हैं कि जो हो रहा है वो वार क्राइम्स है, जो अब कर रहे हैं गाजा में ये वार क्राइम्स है, और ये जिनीवा कन्वेंशन का वायलेशन है। जिनीवा कन्वेंशन का वायलेशन है, और जिनीवा कन्वेंशन का वायलेशन कम से कम ज्यूस को ये हक नहीं, इजराइल को ये हक नहीं कि वो जिनीवा कन्वेंशन का वायलेशन करे, क्योंकि जिनीवा कन्वेंशन बना ही था इजराइलियों पे हो रही ज्यादतियों को देखकर। जब नाजी उनके साथ वार क्राइम करते, जब नाजी उनके साथ वार क्राइम करते, तो उन वार क्राइम्स को लिखकर जिनीवा में लिखा गया कि जो ज्यूज के साथ हुआ ऐसा दोबारा दुनिया की किसी कौम के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लिखते हैं इस पेपर में, आप पढ़िए, हम कब इतना खुलकर बोलेंगे अपनी कौम के खिलाफ जो वो अपनी कौम के खिलाफ लिख रहे हैं। और वो लिखते हैं अनफॉर्चुनेटली जर्मनी के नाजिफिकेशन को जो रोकने आया था, आज इजराइल का नाजिफिकेशन हो गया। दुनिया की हर उस कौम का नाजिफिकेशन हो जाएगा जिसका दिमाग जिंदा और दिल मर जाएगा।
अराफ असाफ उरान लिखते हैं कि नाजी हॉरर्स के बारे में बताने वाले आज इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक खड़े होकर प्राउडली कहते हैं कि पैलेस्टीनियंस को मारना है तो हमें जूडो नाजीज बनना पड़ेगा, यानी जू हम बाहर से हों लेकिन अंदर से नाजीज हों, जैसा जर्मनी ने हमारे साथ कभी किया था, हिटलर ने, वैसा हमें पैलेस्टीन के साथ करना पड़ेगा। अब आप मार्टिन लूथर किंग जूनियर की उस बात पे वापस चलिए। वहां लिखा था इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर, जिसको इस्लाम के पैगंबर ने यूं लिखा था तालीम और तरबियत। अगर सिर्फ तालीम रह गई, तरबियत चली गई, तो जो नाजी के सताए हुए हैं आज वही नाजी बन जाएंगे। और एक भी हवाला मैं अपने अखबारों से नहीं लाया हूं, मैं अपने देश के अखबारों से नहीं, उनके देश के अखबारों से लाया हूं। इसके बाद वो बहुत प्यारी चीज लिखते हैं, देखिए वो लिखते हैं कि नाजी क्राइम्स जो कार्डिनल वजह है कि इसराइल को अपना स्टेट दिया गया, जिस वजह से डिफेंसलेस जूइश, वो यहूदी जो बेसहारा थे, उनको वारसॉ के गेट्टो में जमा किया जाता और उन्हें मुड़ने नहीं दिया जाता। आज वही गेट्टो जिसमें कभी वो गुलाम बना के रखे गए थे, उन्होंने पैलेस्टीनियन आबादियों को, कस्बों को उस तरह का गेट्टो बना दिया है। Their model of behavior is now emulated by Jewish soldiery, जो कभी Jewish के साथ हुआ था, आज वो Jewish पैलेस्टीनियंस के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस सिर्फ है, कैरेक्टर नहीं है। कैसा? ये दुनिया के सबसे बेहतरीन यहूदी अखबार में लिखा है, आप पढ़िए। हमारे अखबारों में हम अपनी कमियां कब ऐसे लिखेंगे? आज हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि सवेरे सवेरे इस्लामिक वॉइस के एडिटर इन चीफ 40,000 स्टूडेंट है जिनके दुनिया की हर कंट्री में, ऐसे सादतुल्ला खान साहब आज हमारी स्पीच में आए हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूं और प्रोग्राम के बाद मुश्ताक भाई से कहूंगा कि वो भी उनका खैर मकदम करें। कैसा जूइश सोल्जरी उस पैटर्न को कॉपी करती है, आपको देखना चाहिए। द प्लेस इज स्वार्मिंग विद सोल्जर, बहुत सारे सैनिक जमा हो जाते हैं। उसके बाद वो लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जो काम के लायक होते हैं उन्हें अलग किया जाता है औरतों से, और जो नहीं होते उन्हें हैंडकफ पहनाई जाती है, प्लास्टिक की हैंडकफ। उसके बाद उनके चेहरों पे काले कलर का एक सैक डाल दिया जाता है। उसके बाद उन्हें ले जाया जाता है, मारा जाता है, उनसे लेबर कराया जाता है, फिर उन्हें गोली मार दी जाती है या टॉर्चर किया जाता है, और उनके घरों को फिर ह्यूज कैटरपिलर मशीन से तोड़ा जाता है। सवेरे ये काम शुरू होता है और 8 बजते बजते 20 लोग मर जाते हैं। ये एथनिक क्लिंसिंग है पैलेस्टीन की। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी कौम, वो रोड ट्रैफिक में फंसी हुई है, वो शॉपिंग और एंटरटेनमेंट में फंसी हुई है। क्यों? क्योंकि उनका दिल मर गया, दिमाग जिंदा है। और ये कौम आज सफर कर रही है क्योंकि इनका दिल जिंदा है, लेकिन दुनियावी पढ़ाई के एतबार से उनका दिमाग मर गया। ये उनके अखबारों में लिखा है, ये उनके अखबारों में लिखा है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, वहां पर टैंक्स हैं जो इस समय बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं, कारों को क्रश कर रहे हैं। हेल्पलेस, बेसहारापन है। जो कौमें नहीं पढ़ती मॉडर्न जमाने की पढ़ाइयां, वो बेसहारा होती हैं। उनके हक में उनकी तरफ से दुनिया का कोई कोई देश कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? हम देख चुके हैं। क्यों नहीं कहता? आज हम देखने वाले। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स का शॉक होते हैं, उनकी दीवारें तोड़कर उनके ड्राइंग रूम में घुस जाते हैं, उनके सारे जिंदगी की कमाई को दिरहम बिरहम कर देते हैं, फिर दूसरी दीवार तोड़कर दूसरे अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। ये है वो चीज जिससे इजराइल बच नहीं पाया। यहाँ कुछ ज्यू कहते हैं हम जीत गए, लेकिन जो लोग मजहब जानते हैं वो ये जानते हैं कि जूडाइज्म हार गया। ज्यूज भले जीत गए हों, लेकिन जूडाइज्म हार गया। और जब ये आए थे 1950 में, तो ये खुद क्या थे? They were a part of a flood of million refugees. Flood of refugees. Flood of refugees, जिनको मारा गया था दुनिया की हर जगह। वो अपना घर छोड़ छोड़ के हर जगह से इजराइल में इकट्ठा हुए थे। ये हिस्ट्री रिपीट कर गई। डॉक्टर मुश्ताक साहब ने बहुत प्यारी बात कही, जहां से स्पीच शुरू हुई, हम उनसे 50 साल पीछे हैं।
आज हम मिलियन रिफ्यूजीज हैं, आज हम फ्लड हैं जिनको सारी दुनिया में मारा जा रहा है और कोसा जा रहा है। क्या हम सीखेंगे कुछ? हम भी अपने बच्चों की जिंदगियां बदलेंगे, और कैसी बदलनी है हम जानते हैं। हमें ये नहीं करना जो इजराइल की आर्मी करती है। हमें इन बुलेट्स को नहीं गिनना जो पैलेस्टीन के चौराहों पे बिखरे हुए पड़े हैं। हमें इन बुलेट्स को उठाकर पेन में, कलम में तब्दील करना है, और किसी दिन अल्लाह के सामने सजदा रेस ये कलम हमें वो तरक्की दे दे जो तरक्की आज इजराइल के पास है। तो हमारे उलमाओं को, हमारे दिलों पर मेहनत, हमारे सूफियों को, हमारे मुहद्दिसीन को हमारे दिलों पे मेहनत करके इसे नर्म करना है, ताकि फतह मक्का के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत अदा हो जिसमें उन्होंने अपने परिवार के कातिलों को माफ कर दिया था। ये इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर है जो आपको अपने स्कूलों में लागू करना है। ये एजुकेशन के बारे में मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि एजुकेशन विदाउट मोरल, एजुकेशन बिना तरबियत के, तालीम बिना तरबियत के, इट्स लाइक अ शिप विदाउट अ कंपास। एक ऐसा पानी का जहाज है तूफान में फंसा हुआ जिसका कंपास ही नहीं है। वो कहां से कहां निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, और हर पढ़े लिखे इंसान को, वो आपसे कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, किसी ने लिखा था पिछली बार व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मीट, उसके लिए कह रहा हूं। हर पढ़े लिखे इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है, देयर कम्स अ टाइम व्हेन वन मस्ट टेक अ पोजीशन। अपने हुकूक के लिए खड़े होना ये दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेटेड डिग्री है। You must take a position which is neither safe nor politic nor popular, लेकिन आपको वो पोजीशन लेना चाहिए क्योंकि आपकी अंतरात्मा, योर कॉन्शियस टेल्स यू दैट दिस इज राइट, और जो राइट है उसके लिए फिर खड़े होना है। जैसे हमारे औरतें, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे खड़े रहे अपने हुकूक के लिए सीए अमेंडमेंट के वक्त। There comes a time when you have to take the position. सवाल ये आ रहा है समीर भाई कि 2 संडे से आप समझा रहे हैं कि हमें दुनियावी तालीम में तरक्की करनी है, और आज आपने नई चीज खोल दी कि दिल की तरबियत में भी हमें तरक्की करनी है। जो जो दुनिया की तालीम में तरक्की करते हैं, और जो सबसे तेज तालीम वाला दिमाग था, जो सबसे तेज दिमाग था, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी तो ज्यूस थे। उनका दिल जिंदा था कि नहीं? तो मैं आपको उनकी किताब से दिखाता हूं। आइंस्टाइन एक ज्यूश नेशनलिस्ट थे, बट वो जायोनिज्म के सपोर्टर नहीं थे। वो सपोर्टर नहीं थे। आइंस्टाइन ने डिक्लेयर किया था कि जायोनिस्ट ज्यूस को मारा जा रहा है अरब के हर ममालिक में, इसलिए वो इकट्ठा हो रहे हैं इजराइल में। लेकिन जूइश होमलैंड मैं जैसा चाहता हूं, इजराइल मैं जैसा चाहता हूं, वो एक सेंटर ऑफ कल्चर चाहता हूं जहां हर ज्यूस जो कहीं से भी ऑप्रेस होकर आया है वो अपना बेस्ट दिखा सके, वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसी हेल्दी सोसाइटी बनाए जो कि इनवर्डली भी हेल्दी हो, यानी जो अपने रूह में भी हेल्दी हो। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन चाहते थे। जब वो रोज ये खबर पढ़ते कि ज्यूस को मारा जा रहा है पूरी दुनिया में, तो उनका दिल बैठ जाता। वो भी इजराइल के फॉर्मेशन को सपोर्ट करते, लेकिन कैसा फॉर्मेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो कहते कि यंग पायनियर्स है, अच्छे सोचने वालों, मेन एंड वुमेन ऑफ मैग्निफिसेंट इंटेलेक्चुअल, अच्छी सोच तालीम रखने वालों, मोरल कैलिबर, अच्छी तरबियत रखने वालों, चलो इजराइल के रेगिस्तानों में तोड़ दो सारे पत्थर तोड़ दो, रोड बनाओ, मेहनत करो, रेगिस्तान में एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स को उगाओ, डेजर्ट की सॉइल को उपजाऊ मिट्टी में कन्वर्ट करो, पानी को पावर में और इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करो, और सबसे पहले अपने एजुकेशनल सिस्टम पर वर्क करो। तब जाकर वो मैजिकल इजराइल बनेगा जिसकी हम तमन्ना करते हैं। मैं डॉक्टर मुश्ताक की तरफ से, डॉक्टर सादतुल्ला खान की तरफ से आपसे कहता हूं, है मत वालो उठ जाओ, है औरत और आदमी हो, मैग्निफिसेंट इंटेलेक्चुअल की उठो। जितनी भी कंप्लेन है लाइफ में उन सबके पत्थरों को तोड़ दो, उन टूटे हुए पत्थरों से रास्तों को गुजार दो,
और रुकना मत जब तक तुम्हें भी वो डेजर्ट जिसमें आज तुम हो वहां हरियाली ना मिल जाए। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि मैं चाहता हूं एक रीजनेबल एग्रीमेंट हो अरब्स के बीच में और ज्यूज के बीच में। अरब्स और ज्यूज के बीच में एक रीजनेबल एग्रीमेंट हो, और ऐसा नहीं हुआ और सिर्फ ज्यूइश स्टेट बनी। If we resist the idea of only making a Jewish state with border, अगर एक Jew state बनी with border, with army, with power, तो मुझे ये डर लगता है कि जुडाइज्म अंदर से डैमेज हो जाएगा। जुडाइज्म अंदर से डैमेज हो जाएगा। इसलिए जब आइंस्टाइन से ये कहा गया, और इसके बाद मैं रेज ऑफ हैंड सुन देखना चाहता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसलिए जब दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा गया, पहले सुन लो, कि इजराइल का पहला राष्ट्रपति बनो, तो उन्होंने मना कर दिया ये कहकर कि अगर तुमने वही किया जो नाजीज ने तुम्हारे साथ किया था, तो मैं ऐसे देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता। हम में से कितने लोग हैं जो मोरली इतना स्ट्रांग है कि वो किसी देश की राष्ट्रपति पद को छोड़ दें क्योंकि वो देश उसके प्रिंसिपल्स को सेटिस्फाई नहीं करता। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। तालीम और तरबियत की अजीब कश्मकश जब तक हम अपने बच्चों में पैदा नहीं करेंगे, ये हिस्ट्री के लेसन्स, ये कुरान की आयतें जब तक हमारे दस्तरखान और डाइनिंग टेबल पर समझ में नहीं आएंगी, जब तक एक तेज दिमाग और एक जिंदा दिल जो अल्लाह का खौफ रखता है नहीं बनेगा, हमें भी किसी देश के राष्ट्रपति बनने का हक नहीं है। और ये गांधी जी हैं, मक्की जिंदगी को कॉपी करके इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को उखाड़ दिया था। ऐसे हमारे गांधी जी, उन्होंने कहा था पैलेस्टीन बिलोंग्स टू अरब, पैलेस्टीन बिलोंग्स टू अरब इन द सेम सेंस as England belongs to English or France belongs to French. It is wrong and inhuman. बहुत गलत है to impose the Jews on Arabs. To impose the Jews on Arabs. Surely it would be a crime against humanity to reduce the proud Arabs of Palestine ताकि Jews को एक national home मिल सके। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था, पैलेस्टीन बिलोंग्स टू अरब्स। मैं पाकिस्तान के लिए कहना चाहता हूँ, अपनी माइनॉरिटीज के साथ सही व्यवहार करो। मैं इट वुड बी रॉन्ग एंड इनह्यूमन टू इम्पोज द मेजॉरिटी ऑन द माइनॉरिटी। मैं इंडिया से, अपने देश से कहना चाहता हूँ, ये गांधी जी के सिद्धांत है जो दुनिया ने माना था। और जब आइंस्टाइन ने नेहरू से कहा कि तुम इजराइल को सिर्फ सपोर्ट कर दो, वैसे तो मैंने भी राष्ट्रपति पद ठुकरा दिया है, मैं भी जायोनिज्म का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन इजराइल का एक अपना स्टेट होना चाहिए। तो जब उन्होंने नेहरू को कन्विंस किया, तो नेहरू ने भी ना कहा था। ये दुनिया के वो बेहतरीन लोग थे जिनका दिमाग और दिल दोनों जिंदा है। 300 के इस मजमे में जो सवेरे उठकर आया, कौन है तुम में से वो एल्बर्ट आइंस्टाइन, कौन है तुम में से वो मोहनदास करमचंद, कौन है तुम में से वो जवाहरलाल नेहरू जिसके मोरल और एथिक्स इतने जोरदार है। आपको ये वाली चीज गूगल पे मिल जाएगी। द ज़ायनिस्ट आर्ग्यूमेंट, मैल्कम एक्स ने कहा था, टू जस्टिफाई इजराइल्स प्रेजेंट ऑक्यूपेशन हैज नो इंटेलिजेंट और लीगल बेसिस इन द हिस्ट्री। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ये मेरे लिए सबसे ग्रेटेस्ट सैडनेस की बात होगी कि अगर पैलेस्टीनियन अरब्स के साथ वो किया जाए जो नाजीज ने ज्यूज के साथ किया था। नेल्सन मंडेला ने तो इतनी बड़ी बात कही थी, ये होते हैं वो लोग जो इतिहास में छापा अपना छोड़ जाते हैं, जो प्रिंट और इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, आप किस इतिहास को बनाने की तैयारी कर रहे हो? उन्होंने लिखा था, वी नो टू वेल दैट आवर फ्रीडम इज इनकम्प्लीट। साउथ अफ्रीका सुन लो, आवर फ्रीडम इज इनकम्प्लीट विदाउट द फ्रीडम ऑफ पैलेस्टीनियंस। दुनिया में एक भी बेसहारा जहां भी उसके साथ अन्याय हो रहा है, इसका मतलब है वो इस्लाम कहता है पूरी इंसानियत के साथ अन्याय हो रहा है। जिसने भी किसी को बेकसूर मारा, इस्लाम में क्या सजा है, ये आतंकवादियों को सुनना चाहिए।
जिसने किसी को बेकसूर मारा, उसे सजा इस बात की दी जाएगी कि उसने सारी इंसानियत को बेकसूर मारा। ये बात हमको समझनी होगी एज ए पढ़े लिखे। तो आज फिर वापस आते हैं उन लेसन्स की तरफ जो हमें चाहिए। आज बहुत सारे लेसन्स को मैं दिखाना चाहता हूँ। तयशुदा वक्त में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो बात इतनी फैली हुई है मैं उसे कैसे समेटूं। ये तो मैं शुक्रगुजार हूं MFERD का कि तीसरा संडे है और उन्होंने मुझे वापस बुलाया। सबसे पहला सबक जो उनका हाल उस वक्त था वो हमारा हाल अभी है। सूरह आल इमरान की आयत हम देख चुके हैं। दीज आर द डेज दैट वी रोटेट, आयत नंबर 140। ये वो दिन है जो हम रोटेट करते हैं कौमों के दरमियान, so that we can establish the identity of a true believer। तुम में से कौन है जो मजबूत दिल और अच्छे दिमाग से इससे सबक निकाले। 1950 के इजराइल में फ्लड ऑफ मिलियन रिफ्यूजीज था। 2021 के बहुत सारे देशों में फ्लड ऑफ मिलियन रिफ्यूजीज है। वहां पर ज्यूज के साथ कुछ किया गया था, आज यहाँ इस्लाम के बहुत सारे लोगों के साथ कुछ किया जा रहा है। उसके बाद दो बड़े चैलेंज थे उनके लिए, ये हमें नोट करने की जरूरत है। पहला, उन्हें अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए लड़ना था, और दूसरा, सारी दुनिया के रिफ्यूजीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना था। आज ये कौम के सामने सेम सवाल है। हमें अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, एजुकेशनली लड़ना है। 3 में से हर 2 इजराइल कहीं से मार खा के आया था। 2 out of 3 Israelis, they were new arrival। उन्होंने कभी इजराइल देखा भी नहीं था वो जब आए थे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये फोटोग्राफ्स हैं, आप कभी गूगल करके देखिए। ऐसी फोटोग्राफ्स आज हमारी कौम की बेशुमार और बेतहाशा है। राइट ऑफ द बोट, जैसे नाव से उतरते थे, मैनी रिफ्यूजीज वेर गिवन अ गन। उन्हें एक बंदूक दे दी जाती। दे हैड नो आइडिया एंड दे वर सेंट टू फाइट। जाओ लड़ो। सम ऑफ देम जो नाजी के कंसंट्रेशन कैंप से सरवाइव होकर आए थे, उनका नाम रिकॉर्ड करने से पहले वो लड़ने जाते और गोली खा के मर भी जाते। नाव से उतरते ही वो मर जाते। उन्हें गन पकड़ाते ज्यूस, नाम लिखाने से पहले वो मर जाते। मैं दिल की गहराइयों से ये बात कह रहा हूं, हम गन नहीं पकड़ते। हम उम्मत मुस्लिमा हैं, हम नाहक किसी को नहीं मारते। जो मारते हैं वो उम्मत मुस्लिमा में नहीं है। हमें कोई गन नहीं पकड़ाता, लेकिन नाव से उतरते हुए हम भी मर रहे हैं। आपको पता है, जब वो एजुकेशनल सिस्टम नहीं पैदा किया जाए और किसी और देश में पैदा हो तो लोग वहां जाते हैं। आज हमारे भारत के बहुत पढ़े लिखे लोग भारत छोड़कर विदेश जा रहे हैं, और 2020-21 में जाने वालों की तादाद अमीरों की, एजुकेशन वालों की बढ़ी है। क्यों? वो अच्छा अवसर ढूंढने जा रहे हैं। वो अच्छा अवसर ढूंढने जा रहे हैं। वैसे ही जैसे अफ्रीका के गरीब ममालिक में से बहुत सारे लोग अच्छा अवसर ढूंढने यूरोप की तरफ जाते हैं। MFERD के स्कूल ओनर्स और टीचर्स, तुमने ये अच्छा अवसर नहीं पैदा किया, तो अच्छे अवसर की तलाश में लोग रिफ्यूजी बनकर इन नाव पर बैठेंगे। और ये वाली नाव किसी रिफ्यूजी बोट की नहीं है। ये वाली नाव मुसलमानों के बोट की है, जो पलट गई। ऐसी अनगिनत नाव ने मेडिटेरेनियन सी को लाशों का कब्रिस्तान बना दिया है। नावें तो आज भी जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बंदूक नहीं पकड़ रहे, लेकिन पेन नहीं पकड़ा था। तो जिन्होंने पेन नहीं पकड़ा, वो पेन जिन्होंने पकड़ा, उनके अच्छे अवसर ढूंढने जा रहे हैं और रास्ते में मर जा रहे हैं। या फिर ये वो नाव की फोटो है जो ऊपर से ली गई है। देखिए कितने लोग अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए जा रहे हैं। इजराइल को मलामत करने वाले ये नहीं जानते कि रोज सवेरे 4 बजे पैलेस्टीन से बहुत सारे गरीब इजराइल में एंटर करते हैं ताकि उन्हें डेली वेजेस, लेबर मिले, ताकि पैलेस्टीन के बच्चों के मुंह में 2 वक्त का निवाला जाए। जो दुश्मन मार रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके यहाँ जाना पड़ता है मजबूरी में। क्यों? क्योंकि ये कौम जो आज हमारी कौम है, इसने भी अपना डायरेक्शन खो दिया था। और जब ये पहुंचते हैं ना यूरोप, या तो उनकी लाशें पहुंचती हैं, या उनको पहुंचते ही जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये इन तस्वीरों से डिफरेंट नहीं है। ये ज्यूज की तस्वीरें हैं। वो अफ्रीका के गरीब
मुसलमानों की तस्वीरें हैं। इजरायली ज्यादा मरे थे इसराइल के एस्टेब्लिशमेंट में, कितने ज्यादा, जितना अमेरिका 2 वर्ल्ड वार में नहीं मिला मरा था उससे ज्यादा मरे थे। चलो सूरह आल इमरान की उस आयत में जो एक गजवे उसके उहद के बारे में आई थी, लेकिन कुरान ने वादा किया है कि हर सेंचुरी समझने वालों के लिए मैं ऐसे आती हूं जैसे मैं उन पर नाजिल हो रही हूँ। क्या कहा था आयत नंबर 140 में? These are the days that we rotate amongst people so that we can establish the identity of a true believer. सबसे पहले जो लोग बच गए उन्होंने वहां कुछ किया, हमें यहाँ करना होगा। उन्होंने अपनी स्टैग्नेंट इकोनॉमी को रिवाइव किया। सच्चा समिति की रिपोर्ट कहती है, सच्चा समिति जो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली रिपोर्ट है, जिसपे सबसे ज्यादा वेबिनार हुए, मैंने तो आज तक कोई सॉल्यूशन कहीं इंप्लीमेंट होते नहीं देखा। इसका मतलब है ये रिपोर्ट, ये पेपर कटिंग हमारे लिए जहनी अय्याशियों का सवाल है। हम इससे कुछ नहीं सीखना चाहते, हम मशगले करना चाहते हैं। हम मंडली बाज है, महफिल बाज है, महफिलों में वाहवाही लूट के अपने घर जाने वालों में से, हम काम करने वालों में नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी स्टैग्नेंट इकोनॉमी को, सच्चा समिति की रिपोर्ट कहती है मुसलमानों का सिर्फ एक कसूर है, उस वजह से दुनिया के हर कसूर उनके माथे पे चिपकाया गया है। इंडिया के मुसलमानों का और वर्ल्ड के मुसलमानों का एक कसूर है, डेडली एब्जेक्ट पॉवर्टी। इसका तर्जुमा हुआ घोर कहरनाक गरीबी। कि जब तक घोर कहरनाक गरीबी नहीं जाएगी, दुनिया का हर इल्जाम लाकर आपके दिल पे और आपके दिमाग में चस्पा कर दिया जाए। उठाओ हाथ और करो वादा कि अपनी एजुकेशन के जरिए तुम भी अपनी स्टैग्नेंट इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करो। उठाओ हाथ। मैं आपको दिखाना चाहता हूं बहुत प्यारी चीज। उस जमाने में सोचिए, ज्यूज के यहाँ पर हर चीज को राशन किया जाता, हर चीज को राशन किया जाता, बुक्स को राशन किया जाता। किसी रिफ्यूजी कैंप में कभी आपने किसी किताब की तकसीम में राशनिंग देखी है? ये उनकी हिस्ट्री में सबसे पहले उन्होंने किताबों को राशन किया और पढ़ने को मजबूर किया अपनी नस्लों को। उसकी वजह थी, पता है क्या? हिटलर ने जब इनको मारा था तो वो लाइन में कतार में ज्यूस को लगाकर उनके व्यवसाय पूछता, तुम क्या करते हो? तो नया आने वाला कैदी यहूदी कहता, मैं माली हूं सरदार, तुम इस साइड खड़े हो जाओ। मैं पियानो बजाता हूँ, तुम इस साइड खड़े हो जाओ। मैं सर गाना गाता हूँ, तुम इस साइड खड़े हो जाओ। सर मैं साइंटिस्ट हूँ, तुम इस साइड खड़े हो जाओ। मैं इंजीनियर हूँ, तुम इस साइड खड़े हो जाओ। और इस तरफ वाले सबको उसने जला दिया। तो जो इस तरफ वाले बच गए वो निहायत पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने अपने अज़ान में सबसे पहले ये समझा, खाना बाद में बैठेगा, पानी बाद में बैठेगा, पहले किताबों की तकसीम होगी। कुरान इसी तरफ इशारा करता है। 6666 आयतों में से वो कुछ भी उतार सकता था, उसने पहली आयत किताबों की तकसीम उतारी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हम लजीज खाना खा के भरपेट सोने वाले, संडे का दिन है, आज सवेरे नाश्तों में रात की बिरयानियां गर्म होंगी जिसमें हम इन बातों को भूल जाएंगे। और अगर हम भूल गए और कुछ नहीं हुआ तो मैं मुश्ताक साहब के हाथ जोड़कर अब अगली बार से नहीं आऊंगा। हर हफ्ते सिर्फ एक अंडा खाने को मिलता, उस अंडे को लेने के लिए लंबी कतारें लगती। आओ चलो मेरे साथ रिफ्यूजी कैंप्स में, मैं दिखाऊं, एक घंटा भी नसीब नहीं है। The average standard of living for Israeli was worst in the world. Today, the average living condition of us. आज सवेरे की रिपोर्ट बता रहा हूं, जो थी बता चुका, जो थी 2017 की रिपोर्ट देखिए। इजराइल जब पैलेस्टीनियनों को नहीं मारता तब वो उनका खाना और पानी बंद करता है। इजराइल का पहला वार पैलेस्टीनियन के फूड और वाटर में। हैदराबाद की शादियों में मैंने 1200 रुपये प्लेट का वलीमों में खाना देखा है। बायजीद बुस्तामी दुनिया के सबसे अच्छे सूफियों में से एक, उनका एक किस्सा सुनाओ। फजर की नमाज में पानी जम गया था, वजू बनाने के लिए उन्होंने बर्फ तोड़ी, वजू बनाया, थर थर कांपने लगे, अपना कंबल हटा के रख दिया और थर थर कांप के नमाज पढ़ने लगे। एक साथी वली ने देखा तो कहा कि हुजूर, वलियों को भी ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ने की इजाजत है, आप कंबल ओढ़ क्यों नहीं लेते?
उन्होंने कहा बसरा के बाजारों में कल मैंने अमीरों को गरीबों में कपड़े और कंबल बांटते देखा। मैं गरीब हूं, मेरे पास बांटने के लिए कंबल नहीं है, तो अपना कंबल हटाकर उनका दर्द बांट रहा हूं। अपना कंबल हटाकर उनका दर्द बांट रहा हूं। हटा दो ये लजीज पकवान, हटा दो वो खाने जो हमें इसमें सुस्ती पैदा करते हैं। तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। मुझे आज भी याद है, मेरी एक बच्ची चौथा रैंक आई थी जब इंडिया में यूपीएससी में, तो उसने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि मैंने आखिरी 6 महीना सिर्फ जूस पिया है ताकि मैं पढ़ते वक्त सो ना जाऊं। ये मुसलमानों के बच्चे जो टिकटॉक की आबादियों में घूमे हैं, ये नाचने गाने वाली जो हमारी कौम बच गई है, क्या ये टिकटॉक में काम करने वाले व्यवसाय को इस तरफ खड़ा करके उन व्यवसायों को नहीं जला देना चाहिए? नहीं जलाओगे तो पता है क्या होगा? एक तस्वीर दिखाता हूं यार, और लाया हूं ढूंढ ढूंढ के कि तुम्हारे कलेजे टूटे, तुम्हारे दिल टूटे, और कल से अपने देश की तरक्की के लिए, अपने मजहब के, अपने बच्चों की तरक्की के लिए कुछ करो। पैलेस्टीन के फूड और वाटर को बोलने वालों, 1200 रुपये प्लेट का खाना वलीमों में खाने वालों, ये देखो जरा, ये रोहिंग्यास की तस्वीर है, इनके पास पीने को पानी नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं? चित्तगोंग में बारिश को प्लेट में जमा करके फेंकी हुई बोतलों में पीने का पानी जमा कर रहे हैं। कलेजा, करो बर्दाश्त, मत पढ़ो, मत कोई कदम उठाओ। उनके साथ जो हो रहा है कुछ दिनों की बात है, वो तुम्हारे साथ होगा। लेकिन अगर आज हमने कदम उठा लिया तो कुरान में अल्लाह का वादा है, अल्लाह हरगिज ना इंसाफ नहीं, वो उन बस्तियों पे कभी अजाब नहीं भेजता जिसके नौजवान अपने को बदलने की जद्दोजहद शुरू कर दे। उठाओ हाथ, करो वादा कि तुम आज से जद्दोजहद शुरू करते हो। उठाओ हाथ। पीने को पानी नहीं है, कांपते होठों के साथ माए अपने बच्चों को लेकर घूम रही, हाथ में प्लास्टिक का ग्लास है, पीने को पानी नहीं है। सूखे हुए होठों की ये पगड़ियां कह रही है तुमसे। कब उठोगे तुम? कब होगा जिंदा तुम्हारा दिल? कब तुम्हारे दिमाग में बेहतरीन तालीम आएगी? रट कर पढ़ते हो एग्जाम पास करने के लिए, शर्म नहीं आती? दुनिया में, सारी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंसानों से रटे हुए जॉब छीन रही है, तुम आंख बंद करके तूफान में जा रहे हो। तुम सोचने की, समझने की सलाहियत पैदा ही नहीं करना चाहते। तुम्हारे लिए एग्जाम में पास होना सब कुछ है। ये देखो उस कौम में क्या हुआ था। उसने सोचने की सलाहियत पैदा की, स्टार्टअप मेंटालिटी पैदा की। They not only survived, they converted themselves from a besieged backwater to a high-tech powerhouse. ये besieged backwater क्या होता है? अभी इसकी फोटो दिखाई है चित्तगोंग की। क्या तुम में है वो काबिलियत? क्या तुम हाईटेक पावर हाउस बन सकते हो? क्या तुम अपनी तरक्की से देश का, इंडिया की तरक्की को बढ़ा सकते हो? डेसोलेट कंट्री, खामोशियां, वीरानियां, उसको उन्होंने दुनिया की सबसे डायनामिक एंटरप्रेन्योरल इकोनॉमी बना दिया। सवाल तुमसे है, क्या तुम दुनिया के जिस देश में हो उस देश की इकोनॉमी को डायनामिक एंटरप्रेन्योरल इकोनॉमी बना सकते हो? अल्लामा इकबाल ने लिखा था, खफा जो इश्क में होते हैं वो खफा ही नहीं, सितम ना हो मोहब्बत में तो कुछ मजा ही नहीं। परवरदिगार, एक हदीस का मफहूम सुनाता हूं। जब किसी कौम के लिए अल्लाह कोई दर्जा सिलेक्ट कर लेता है और उस कौम के अमाल उस दर्जे के मुताबिक नहीं होते, तो उनको परेशानियां देकर अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करता है। क्या हमारी भी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऐसी होगी? क्या हम भी ऐसी पढ़ाई करेंगे जैसे दुनिया में अनइमेजिनेबल है? पढ़ने का तरीका क्या है? देखिए, आपके सामने एक, हम अलिफ में पढ़ाते हैं पढ़ने का तरीका, मैं आपके सामने एक लेकर आया हूँ इजराइल से दिखाने के लिए वो कैसे पढ़ाते हैं। 10, 9, 60, 90, 70, 66। वो अपने बच्चों से पूछते हैं कि इसके बाद का नंबर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर पूरा वेबिनार रोक दूं और आपसे पूछूं कि इसके बाद का नंबर क्या होगा, तो हमारा वक्त जाया होगा।
लेकिन मैं फिर भी आपको 20 सेकंड देता हूं, और कमेंट में अल्लाह के वास्ते ये मत लिखना कि आप अपने तयशुदा टाइम में पूरा नहीं करते। क्यों? मैं जितनी भी मेरी हैसियत है उतने हिसाब से सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, और सॉल्यूशंस ढूंढने में टाइम लगता है। अगर तयशुदा वक्तों में पूरा करना है ना तो निकल जाओ इस वेबिनार में से, जाओ चाय पियो, नाश्ता करो, और जाओ एक नींद और सो कर आओ, क्योंकि फजर में उठकर तुमने अपने अल्लाह पे बहुत बड़ा एहसान किया था। जाओ। लेकिन सच में बदलना चाहते हो तो यहाँ बैठो। बताओ क्या आएगा नेक्स्ट नंबर? 10, 9, 60, 90, 70, 66। क्या कहा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन? टू थिंक इंटेंसिवली एंड टू थिंक क्रिटिकली। आंसर ये है। जब हम इसको अल्फाबेट में लिखेंगे तो ये 3 है, 10, ये 9 4, 65, 96, 77, 66 8। ये है वो सोचने के पैटर्न जो पर्पस ऑफ एजुकेशन है। पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना और अपने आमालों को उस हिसाब से चेंज करना। क्या पढ़ा रहे हैं हम? पूछूं मैं? हम में से कोई अल्लाह ना करे अभी गुजर जाए, अपने रब के सामने खड़ा हो जाए जाके, वो अल्लाह पाक पूछे क्या था? कहा स्कूल थी। क्या पढ़ा रहे थे? ये पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ा रहे थे? गूगल के सीईओ कहते हैं यूएस इज द बेस्ट, उसके बाद इजराइल इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। जिनकी तालीम वैसी होगी ना, सच में उनका एंटरप्रेन्योर कैरेक्टर दुनिया में बेस्ट होगा। जिनकी तालीम सोचने पे इतना मजबूर कर रही होगी, लेकिन उनसे एक गलती हुई है, वो हमें नहीं करनी। माइक्रोसॉफ्ट के स्टीव बाल्मर कहते हैं, कहने को माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन कंपनी है, कभी अंदर आके देखो, सारे रिसर्च और डेवलपमेंट, सारे साइंटिस्ट, सारे इंजीनियर सब इजरायली है। बाहर से वो अमेरिकन कंपनी, अंदर से इजरायली है। ऐसा दिन कब आएगा जब कोई हमारे बारे में लिखेगा, कहने को ये इंडियन कंपनी, कभी अंदर आके देखो सब मुस्लिम, सब मुस्लिम। अगर आज यहाँ जितने लोग हैं, मेरे डॉक्टर मुश्ताक ने कहा, जितने लोग यहाँ आए बस उतने ही ठान ले, तो कल से ये सब शुरू हो जाए। ठानना पड़ेगा। कहता हूं हाथ उठाओ तो 12 लोग नहीं उठाते। उठाओ हाथ, रेस बटन का बटन दबाओ, करो कि तुम ऐसे अपनी तालीम को चेंज करोगे कि तुम रोजगार नहीं मांगोगे, तुम रोजगार पैदा करोगे। उठाओ हाथ। तुम रोजगार पैदा करोगे, तुम रोजगार पैदा करोगे। ये देखिए, वॉरेन बुफे कहते हैं दुनिया की तमाम मेजर टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो इजराइल को इग्नोर करे। वो इजराइल को इग्नोर ही नहीं कर सकते। फिलिप्स के मेडिकल प्रेसिडेंट कहते हैं मैंने एक दिन में इजराइल में उतनी अपॉर्चुनिटी देखी जितने दुनिया में मैंने कभी नहीं देखी थी। हाथ उठाते समय सिर्फ 61 लोगों ने बटन दबाई है, 2-3 गुस्सा होकर चले भी गए होंगे, पर हाथ इसलिए उठवा रहा था, आज ये जो इजराइल के दिमाग की तारीफ है ना, आज से सिर्फ 2 सदियां कबल, 2.5 सदियां कबल, ये इंडिया के मुसलमानों की तारीफ थी। दिखाऊं? है देखने लायक। देखो, ये एन एरा ऑफ डार्कनेस है, शशि थरूर की लिखी हुई किताब है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसमें उन्होंने बताया है 27% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी मुगलों के दौर में था। मुगलों के दौर में था 27% दुनिया का जीडीपी। इजराइल और चाइना का ऐड कर दो तो उतना नहीं है। एंगुस मेडिसन, उन्होंने लिखा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में 23% था, लेकिन यूरोप की इकोनॉमी से कंपेयर करो तो 1700 आते आते वो 27% हो गया। और किस एम्परर के जमाने में हुआ जिसकी हिस्ट्री को कालख में डुबाने के लिए रात दिन मेहनत की जाती है? उसकी, औरंगजेब आलमगीर की जमाने में 100 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड इन टैक्स रेवेन्यूज। अरे रुक जाओ, 100 मिलियन पाउंड उनकी दौलत नहीं थी, टैक्स में उनको आता था। और हम सब जानते हैं इंसान टैक्स कब देता है? अपनी तमाम जरूरियतों को पूरा करने के बाद, तमाम चोरियां करने के बाद, तमाम पैसे छुपाने के बाद। उसके बावजूद औरंगजेब की ट्रेजरी में उस जमाने में स्टर्लिंग पाउंड 100 मिलियन आते थे, और जब ब्रिटिश आए तो वो सिर्फ 3% का ड्रॉप रह गया। 200 साल में ब्रिटिश ने इंडिया में ऐसा किया। वो भी कॉलोनाइजेशन था जो ब्रिटेन ने इंडिया के साथ किया, आज भी कॉलोनाइजेशन है जो इजराइल पैलेस्टीन के साथ कर रहा है।
27% GDP इस माँ को, इनके, ये कहने को भारत माता कहते हैं, इस्लाम कहता है जमीन तुम्हारी माँ होती है, और जिस दिन तुम ऐसा मरोगे जैसे कि अच्छे इंसान के मरने का हक है, ये माँ तुम्हें अपनी गोद में लेकर सहलाएगी। तबरानी बुखारी मुस्लिम। ये माँ को 27% जीडीपी कभी हमने दी थी, लेकिन ये देखिए क्या दिखा रहा है। ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है आज, हर चौथा भिखारी इस मुसलमानों में से, every fourth person categorized as beggar in India is Muslim। और आपको मैंने सीरत का एक हिस्सा सुनाया था कि अल्लाह के रसूल ने यहूदियों को इस बात पर आजादी दे दी कि हर यहूदी 10 मुसलमानों को पढ़ा दे। आज यहूदियों से सीखो पढ़ना कैसे है, दुनियावी तालीम, दीनी तालीम के लिए हमारी कुरान, हमारा अल्लाह, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन काफी है, लेकिन हम नहीं पढ़ते। तो शेयर ऑफ मुस्लिम्स इन जेल, जेलों में सबसे ज्यादा तादाद भी हमारी, जेलों में सबसे ज्यादा तादाद, और यह आंकड़ा आधा सही आधा गलत है। जेलों में अंडर ट्रायल डिटेन्यूज, जेलों में जिनका केस बोर्ड पर नहीं लगाया जाता सबूतों के अभाव में, वो कौम में हम हैं 25-25 साल बाद, 27-27 साल बाद 22 जनवरी होते हैं। अरे खून की सजा 14 साल है, लेकिन अनपढ़ होने की सजा 27 साल जेल में रहते हैं हम। फिर निकल कर आते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो देख लो, अपनी माँ की कब्र पे रोते हैं, क्योंकि क्या करे यार, दिमाग ना अनपढ़ है, दिल तो जिंदा है, दिल तो जिंदा है। कौन है तुम में से जो तालीम को, तरबियत को, एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट को ऐसा चेंज करेगा कि ये बेघर होना, ये जेलों में सड़ना सब खत्म हो जाए, और फिर से ये कौम वो भरे जिसके बारे में कुरान कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बाकी उम्मतों को अंधियारे में से निकाल कर उजाले में ले जाने के लिए भेजी। हम जाके कहीं अंधियारों में फंस गए। There are more innovative ideas as opposed to recycled ideas. Old ideas packaged in a new box नहीं मिलता इजराइल में, न्यू इनोवेटिव आइडिया मिलता है। सवेरे शाम उठते बैठते अपने बच्चों से कहो, एक पैराग्राफ भी अगर उन्होंने पढ़ा हो तो उसमें से कोई ऐसा आइडिया निकाल के लाए जिससे इंसान तरक्की करे, इंसानियत का फायदा, इंसानियत का फायदा। हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हज फर्ज है, एक उम्रा सुन्नत है, हम उम्रा पे उम्रा कर रहे हैं। इस पिलग्रिम, इस पैंडेमिक में जब दुनिया में इतने लोगों को भूख लगी है, जब आपके नेबरहुड में SC ST OBC माइनॉरिटीज मुस्लिम आधा पेट खा रहे हैं, 7,90,000 लोग उम्रा करने गए थे भाई साहब, 7,90,000 लोग उम्रा करने गए थे। यहाँ बहुत उलमा बैठे, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पर उसी के घर में भूख लगी हो, हम उम्रा कर रहे हो, क्या ये उम्रा हमारे मुंह पे नहीं मार गया? और उम्रा और हज के पैसे पे नहीं बोलना। अरे अपने वलीमों की अय्याशियां देख लो, देख लो अपने घर में प्ले स्टेशन खरीदने की अय्याशियां, देखो कैसे इंटीरियर कराया। अपनी जन्नत तो तुमने यही बनाई हुई। वादा करो कि तुम्हारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन के ऊपर खर्चा हो। वादा करो, वादा करो। अगर ये इजरायली कर सकते हैं तो ये हम भी कर सकते हैं। साउथ कोरियन, सिंगापुर, ताइवान, दुनिया की हर कौम पर ये दिन आए, उन्होंने दुनिया की अच्छी अच्छी तालीमों में तरक्कियां ऐसे की कि आज वो वहां पहुंच गए जहां पहुंचने का हक है। हमारी वजह से हमारे देश का नाम यहाँ कब आएगा? हमारी वजह से हमारे देश का नाम यहाँ कब आएगा? एंटरप्रेन्योरल कल्चर। कुर्बान जाता हूं मैं मेरे दोस्त पर, जफर भाई पर, जिन्होंने मेरा एक पॉम्फलेट का एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले किया था एजुकेशनल वेबिनार में 30 तारीख को। नए जमाने के तकाजे, देर रात को, बहुत देर, जब आप सब काम कर चुको, 10:30 बजे रात को मैं ये पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। पहली बैच ऑलरेडी फुल है, 16 कंट्री से 98 लोग हैं। वो पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ कि ये एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट और नए जमाने में बिजनेस के नए तकाजे कैसे।
तुम में से कितने लोग हैं जो जफर भाई के उस मैसेज पर रजिस्ट्रेशन करवा के उस वेबिनार को अटेंड करेंगे, उस इंटरनेशनल वेबिनार को अटेंड करेंगे? वरना मेरे डॉक्टर मुश्ताक साहब ने कहा कि बस हो गया, करेंगे, कर लेंगे, निकल जाएंगे। जफर भाई से उसका रजिस्ट्रेशन लिंक मांगो। एक एपिसोड में ये सब नहीं होता जो सोच कर आए हो। एक ही पिक्चर देखी हुई केबल पर 100 बार देखते हो। एक ऐसा वेबिनार जो लाइफ बदल दे, उसके टाइम का हिसाब रखते हो। Jews are smart, ये सेंटेंस चेंज होना चाहिए। द मोस्ट स्मार्ट पीपल आर मुस्लिम्स। लेकिन सबसे पहले हमको ये चेंज करना होगा। बनाओ एक गुल्लक, जमा करो उसमें फीस। पुल सिरात पार करना चाहते हो तो जो तालीम अपने बच्चे को दे रहे हो वो तालीम किसी एक ऐसे गैर के बच्चे को दो जिसकी गुर्बत की वजह से उसको ये तालीम मैसर नहीं है। ड्रॉप आउट रेट, पढ़ाई बीच में छोड़ने का रेट सबसे ज्यादा मुसलमानों में है, एंड इट इज लिंक्ड टू पॉवर्टी। और 2021 मई को मैं ये बात कह रहा हूं कि लॉकडाउन की वजह से ये गरीबी बेतहाशा बढ़ी है। पढ़ाई छोड़ने वाले लोगों का परसेंटेज बढ़ने वाला है। तुम्हारी पाई पाई का हिसाब होने वाला है। कितने लोगों को गुर्बत की वजह से पढ़ाई छोड़ने से रोकने के लिए तुमने अपना पैसे का इस्तेमाल किया था। आज ये लिखा हुआ है कि इंडियन मुस्लिम्स हैव द लीस्ट चांस ऑफ एस्केपिंग पॉवर्टी। पैलेस्टीन के लिए जाना चाहते हैं, वहां लड़ना चाहते हैं, इनसे कहो 8 घंटा बैठ के पढ़ो, वो नहीं होता। वो नहीं होता। आईएएस की तैयारी ना, वो नहीं होता। वो स्टेटस लगा लेंगे, पैलेस्टीन के साथ गांधी जी थे, इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टीन, हो गया भाई साहब ना। इन योर कंट्री ज्यूज के साथ जो कभी था वो इंडिया के मुसलमानों के साथ। इंडियन मुस्लिम्स हैव द लीस्ट चांसेस ऑफ एस्केपिंग पॉवर्टी। इसको मैक्सिमम चांसेस लिखने के लिए एक कारवां निकल रहा है 30 मई को। वेबिनार अटेंड करो, देखो ये कैसे होता है। इजराइल की टाइनी पॉपुलेशन में बहुत सीखने लायक बात बता रहा हूँ, बस 5 मिनट और। मैं जानता हूँ कद बता गए हो। मेरे अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी कहते हैं अच्छी बात जल्दी बर्दाश्त नहीं होती। वो बैठा नहीं जाता उन महफिलों में जहां कोई काम बताए। इजराइल की टाइनी पॉपुलेशन 70 डिफरेंट नेशनैलिटीज की बनी हुई है। वहां यहूदी एक जैसा यहूदी नहीं है। कोई इराकी यहूदी है, कोई पोलिश पोलैंड से आया हुआ यहूदी है, कोई इथोपिया से आया हुआ है। उनकी लैंग्वेज, उनकी एजुकेशन, उनकी कल्चर, उनकी हिस्ट्री सब अलग। उन्होंने सब कुछ मेल्ट करके एक कल्चर, एक लैंग्वेज, एक कस्टम बनाया। 70 डिफरेंट नेशनैलिटीज के ज्यूज ने अपने इख्तिलाफ को रहमत बनाकर अपनी अच्छी अच्छी बातों को एक जगह इकट्ठा किया और यूनिफाई होकर काम करना शुरू किया। ये 72 फिरकों की हदीस सुनाने वाली कौम है ये, अपने डिफरेंसेस को। जबकि हमारे पैगंबर ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो मसाइल में जो इख्तिलाफ है तुम्हारे लिए रहमत है। उनको एक जगह इकट्ठा करके क्या हम भी कोई चीज शुरू कर सकते हैं? और इजराइल पे नाम रखने वालों, अफगान के स्कूल में ब्लास्ट हुआ है 9 मई को। 68 बच्चे स्कूल जाने वालों को उड़ा दिया गया ताकि हर स्कूल जाने वाले के दिल में ये बात बैठ जाए कि स्कूल नहीं जाना चाहिए। इनकी मजम्मत और कंडेमनेशन कौन करेगा? इनके खिलाफ अपने मोबाइल में स्टेटस कौन लगाएगा? बच्चियों को मारा गया अफगानिस्तान में ताकि वो तालीम हासिल ना करे। इनके बमों से बच जाओ कट्टरपंथियों के, तो अमेरिका के ड्रोन मार देते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो अपने आप को बदलने की जद्दोजहद नहीं करते, उनकी किस्मत में सिर्फ यही लिखा होता है। उनकी किस्मत में सिर्फ यही लिखा होता है डिस्परेट ग्रुप। जो लोग इंग्लिश पढ़ाते वो जानते इसका मतलब। अलग अलग कल्चर के, अलग अलग शैली के लोग, दे स्टार्टेड फंक्शनिंग एज वन कंट्री। आज गूगल पे, सिस्को पे, माइक्रोसॉफ्ट पे, इंटेल पे, ईबे पे, हर चीज पे उनका कब्जा है। कटिंग एज साइंस पे, कटिंग एज रिसर्च पे उनका कब्जा है। शर्म नहीं आती? अभी 12th निकला नहीं है, रफादैन और गैर रफादैन पे हम बैठकर बहसें करते हैं। सोलर एनर्जी से पानी को कैसे डीसैलिनाइज किया जाए, ये बहस हो ही नहीं रही है। ये बहस हो ही नहीं रही है कि कैसे
कैसे हम आवाज के उतार चढ़ाव से लोगों को ये बता सकते हैं कि किस डॉक्टर से मिलना चाहिए। कटिंग एज साइंस एंड रिसर्च की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं है। इस बच्चे की आंखों में जो आंसू हैं, ये चेहरे पे जो गमगीनी है, वो दुनिया में किसी से कंप्लेन नहीं करती। वो अपने कौम के पढ़े लिखे मुनव्वर मुसलमानों से पूछती है कि तुम वो पढ़ाई कब करोगे। ये वो अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन है जो इजराइल के मुहाने पे लगती है। पैलेस्तीनियों की सवेरे काम ढूंढने जाते हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं तुम कब ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे कि काम हमें अपने घर में ही मिल जाए। ये बच्चों की लाशें हैं, ये माओ की चीख है, ये कलेजा है जो हमें पैलेस्तीन से सीखना चाहिए। ये ये टूटे हुए दिलों की आह है जो तुम्हारे दिमागों तक पहुंचना चाहिए। ये है वो चीज। आईटी और कॉल सेंटर में काम करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा नहीं किया, सोच कर खलीफा बनने के लिए पैदा किया है। कुरान कहता है, कुरान कहता है, कुरान कहता है, क्या तुम ऐसे खुद मुख्तार आज के जमाने में वली इतनी मेहनत, सूफियों इतनी मेहनत तिजारत में करनी पड़ती है, और अल्लाह को आजिम नाजिम जानकर ऐसी करना पड़ेगा तिजारत में मेहनत कि फिर हजरत उमर का वो दौर आएगा कि लोग अपनी ज़कात पेड़ों पर बांध कर जाएंगे। ये वादे के साथ, ये वादे के साथ मैं चाहता हूँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ये बात हम सुने। आज के इस वेबिनार के बाद अगर हम उड़ नहीं सकते तो दौड़े। इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन, अगर दौड़ नहीं सकते देन वॉक, कम से कम चलो तो सही। इफ यू कांट वॉक तो पेट के बल घसीटो, देन क्रॉल, बट वॉट एवर यू डू, whatever you do, you have to keep moving forward. मैं इस बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत जज्बाती हो गया हूँ मैं। आप YouTube पे मेरी तकरीरें देखिए, अलिफ में मेरा पढ़ाना देखिए, मैं कभी जज्बाती नहीं होता, लेकिन मैं आज बहुत जज्बाती हो गया, इसलिए अपनी बात यहाँ रोकता हूँ। बताने के लिए बहुत कुछ था मेरे पास, पर मैं डॉक्टर मुश्ताक साहब और सादतुल्लाह खान साहब की तरफ से आपसे अपील करता हूं, मैं मेरे दोस्त जफर भाई की तरफ से आपसे अपील करता हूं, अनवर साहब, लतीफ साहब की तरफ से आपसे अपील करता हूं कि MFERD जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया गया है, उसके बेहतरीन लोग रोज सवेरे आकर जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए मिलते हैं, अल्लाह के वास्ते उसे इम्प्लीमेंट करिए। इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, but whatever you do, you have to keep moving forward. Jazakallah khairan kaseera.